एवरीवन, वेलकम बैक टू एपिसोड नंबर 4। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो सारे कैंडिडेट्स लोग या वो सारे ऑडियंस जिन्होंने शुरू के 3 एपिसोड्स नहीं देखे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले वो 3 एपिसोड्स देख लीजिए। देन एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू रिलेट द स्टोरी बेटर। तीनों एपिसोड्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पुट कर दिया है। एंड जो लोग स्टार्टिंग से फॉलो करते आए हुए हैं उनको पता है हम लोग मिस्टर ए के कैरेक्टर को लेके चल रहे हैं। एंड अभी तक मिस्टर ए काफी मेच्योर्ड हो चुके हैं। एंड विथ मोर मेच्योरिटी कम्स मोर इंक्विजिटिवनेस। और भी ज्यादा क्वेश्चंस आने लगते हैं, और भी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने का कोशिश करता है इंसान जैसे जैसे वो मेच्योरिटी की तरफ जाता है। अब मिस्टर ए को एपिसोड 4 में क्या क्या चीज के ऊपर क्वेश्चन है, पहले तो वो जान लेते हैं। नंबर 1, मिस्टर ए ने सपोज एक्स वाई जेड कंपनी एंड इंडियन कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, राइट। मिस्टर ए को ये प्रेडिक्ट करना है कि वो एक पर्टिकुलर कंपनी एक्स वाई जेड कंपनी का फ्यूचर में कैश फ्लो क्या होने वाला है। एंड ऑब्वियसली एपिसोड 3 में हमने सिंपल लिनियर रिग्रेशन को इंट्रोड्यूस किया था। तो मिस्टर ए एपिसोड 4 में क्या प्रेडिक्ट करना चाह रहा है, वो कंपनी का कैश फ्लोस को प्रेडिक्ट करना चाह रहा है। ऑब्वियसली वाई विल बी द कैश फ्लो। एंड किसके हेल्प से प्रेडिक्ट करना चाह रहा है, इट कुड बी एन एक्स वन एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। से फॉर एग्जाम्पल एक्स वन इज सेल्स। तो सेल्स के मदद से मिस्टर ए कैश फ्लोस प्रेडिक्ट करना चाह रहा है एक्स वाई जेड कंपनी का। ऑब्वियसली करना चाहेगा ही, क्योंकि मिस्टर ए ने तो एक्स वाई जेड के शेयर्स खरीदे हैं ना। ऑब्वियसली ए वुड वांट टू नो कि यार फ्यूचर में क्या कैश फ्लोस एक्स वाई जेड अर्न कर सकता है, ऑब्वियसली। तो मिस्टर ए को ये पता लगाना है कि यार जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैं कंसिडर कर रहा हूं ना फॉर द पर्पस ऑफ प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर कैश फ्लोज ऑफ द कंपनी एक्स वाई जेड, क्या वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिग्निफिकेंट है क्या। अब वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये चीज चेक करने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं। एक तरीका हमने एपिसोड 3 में डिस्कस कर लिया था, जिसका नाम है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर ये बताता है कि हाउ मच परसेंट ऑफ वेरिएशन इन वाई इज एक्सप्लेन्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। ऑब्वियसली हायर द बेटर। सेकेंड इज टी टेस्ट एंड थर्ड इज एफ टेस्ट। सबसे पहला तो ये चीज, तो इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ऑब्वियसली वो क्वेश्चन में भी स्टोरी रहेगा। सेकंड, मिस्टर ए को ये जानना है कि क्या एक्स वाई जेड कंपनी ईएसजी फैक्टर्स, ईएसजी एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस फैक्टर्स को प्रॉपरली कंसिडर कर रहा है क्या। अगर नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली मिस्टर ए वुड लाइक टू एग्जिट फ्रॉम द कंपनी बाय सेलिंग द शेयर्स, राइट। इसके ऊपर कुछ डिस्कस करना है। थर्ड, एक्स वाई जेड कंपनी क्या करता है ना, इंडिया में तो गुड्स बेचता ही है, लेकिन इंडिया के अलावा यूएस को भी गुड्स बेचता है, मतलब एक्सपोर्टर भी है। एक्स वाई जेड कंपनी सेल्स गुड्स टू यूएस ऑल्सो। ऑब्वियसली अगर यूएस को गुड्स बेच रहा है तो यूएस के कस्टमर्स से कहने से डॉलर इज रिसीवेबल, डॉलर रिसीवेबल है, राइट। तो मिस्टर ए को ये जानना है कि क्या एक्स वाई जेड कंपनी प्रॉपरली हेज कर रहा है क्या, क्योंकि देखो डॉलर रिसीवेबल है और डॉलर का रेट तो फ्लक्चुएट होते रहेगा, राइट। एंड ऑब्वियसली ए ये देखना चाहेगा कि यार एक्स वाई जेड कंपनी प्रॉपर तरीके से हेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रिस्क मैनेज प्रॉपरली कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। वहां पे अपन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का बात करेंगे जो आप इकोनॉमिक्स में करते हो करेंसी चैप्टर में, राइट। अभी तक 3 इश्यूज डिस्कस किए। फोर्थ इशू, मिस्टर ए को ये जानना है कि यार सिंस एक्स वाई जेड कंपनी सेल्स गुड्स या एक्सपोर्ट्स गुड्स टू यूएस, तो क्या इंडिया और यूएस के बीच के इंटरनेशनल रिलेशंस क्या मैटर करेंगे, ये भी जानना है। ऑब्वियसली हम एक एक पार्ट पे आएंगे, तब तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब एक बार एपिसोड 4 का होलिस्टिक व्यू आपको दे रहा हूँ, राइट। एंड लास्टली, आपको याद होगा एपिसोड 3 में या एपिसोड 2 में मिस्टर ए ने हेज फंड्स को तो कंसिडर कर लिया था। अब मिस्टर ए ये सोच रहा है कि यार मैं कुछ पैसा खुद से संभालता हूँ एंड कुछ पैसा ना म्यूचुअल फंड्स को दे देता हूँ। अब बात ये आ रही है कि यार कौन से म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट करें, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, राइट। तो वहां पे हम लोग कुछ कैलकुलेशन करेंगे जिसके हेल्प से अपने को ये आइडिया आ जाएगा कि सर कौन से म्यूचुअल फंड्स को चूज करना चाहिए। तो एक बार एपिसोड 4 का होलिस्टिक व्यू को एक बार फटाफट से देख लेते हैं। नंबर 1, मिस्टर ए को एक्स वाई जेड कंपनी का कैश फ्लो को फोकस करना है विद हेल्प ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड मिस्टर ए को ये पता लगाना है कि क्या वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिग्निफिकेंट है क्या। नंबर 2, क्या मिस्टर ए को ये पता लगाना है कि एक्स वाई जेड कंपनी ईएसजी फैक्टर्स को प्रॉपरली कंसिडर कर रहा है कि नहीं कर रहा। नंबर 3, एक्स वाई जेड कंपनी यूएस को भी गुड्स बेचता है, तो यूएस से डॉलर्स मिलने वाले हैं, डॉलर रिसीवेबल। क्या एक्स वाई जेड कंपनी प्रॉपर तरीके से रिस्क मैनेजमेंट कर रहा है, क्या प्रॉपर तरीके से हेजिंग कर रहा है। नंबर 4, यूएस और इंडिया के बीच का क्या इंटरनेशनल रिलेशंस मैटर करेगा।
geopolitics chapter, right? Number 5, Mr. A is considering to invest in mutual funds as well. लेकिन बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है सर, कौन से म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट करें? तो वहां पे अपने को कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, राइट, जिसके हेल्प से हम लोग म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं. तो दिस इज गोइंग टू बी द areas which we will cover in episode number 4, and most probably this is going to be the last episode, as I said in my yesterday's video कि इसके बाद फोकस होगा क्वेश्चन सॉल्विंग पे. एंड एपिसोड 4 तक ट्रस्ट में आपका एक अच्छा रिदम बन गया होगा, ये मैं होप कर रहा हूँ, राइट. एंड आपको कैसा लगा पूरा का पूरा एपिसोड, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना, ठीक है. सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, हम लोग स्ट्रेट अवे स्टार्ट कर देते हैं आज का डिस्कशन एरिया. तो मिस्टर ए, यहाँ पे सबसे पहले ऐसे बना देते हैं. इन्वेस्टेड इन XYZ कंपनी. क्या जानना है? आई वॉन्ट टू predict cash flows for XYZ company with the help of an independent variable. Obviously कैश फ्लो क्या होगा मेरे एग्जांपल में? कैश फ्लो बन गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल. आपको जस्ट लिख रहा हूँ डिपेंडेंट वेरिएबल. जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये पकड़ेगा, इट कुड बी एनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट कुड बी इधर सेल्स और एनी अदर वेरिएबल. तो क्या जानना क्या है मिस्टर ए को? क्या ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिग्निफिकेंट है क्या? वेदर सिग्निफिकेंट और नॉट. 3 ways हैं. नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूँ, या फिर यहीं पे कर देता हूँ. लास्ट एपिसोड में हमने आर स्क्वायर के बारे में देखा था. यू हैव गॉट टी टेस्ट एंड यू हैव गॉट एफ टेस्ट. आपको बस एक ही चीज ध्यान रखना है. मैं यहाँ पे टी टेस्ट और एफ टेस्ट दोनों के लिए बोल देता हूँ. टी टेस्ट इफ p values लेस देन अल्फा, या और अगर दूसरे स्टाइल से करना है तो और टी स्टेटिस्टिक ग्रेटर देन टी क्रिटिकल इन एब्सोल्यूट टर्म्स, राइट. एक बार माइनस वगैरह को हटा दो, एब्सोल्यूट सेंस में बोल रहा हूँ. अगर ऐसा है, या तो पी वैल्यूज को चेक कर लो, पी वैल्यूज अगर अल्फा से कम है तो सिग्निफिकेंट है, या फिर अगर टी स्टेटिस्टिक टी क्रिटिकल से ज्यादा है इन एब्सोल्यूट सेंस, अगर ये दोनों में से कोई भी है, राइट, जैसा क्वेश्चन दिया रहेगा वैसे आपको करना है, राइट, तो जाके कंक्लूजन क्या होगा? सिग्निफिकेंट. सेम गोज फॉर एफ टेस्ट.
if p values लेस देन अल्फा, या तो और f statistic greater than f critical, तो जाके सिग्निफिकेंट, तो जाके मॉडल इज सिग्निफिकेंट। उसके रिलेटेड सर कुछ क्वेश्चन है क्या? हाँ है ना, सारा का सारा चीज शायद रहेगा वो क्वेश्चन में, आर स्क्वायर टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट, पेज नंबर 310, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो चलिए अब जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अपने को पेज नंबर 310 में जाना है, राइट? शायद हम लोग यहीं पे हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 to 12, मैककॉइन वाला, राइट? स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस देखो, बहुत सारा चीज ना बिना स्टोरी पढ़े ही हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन, द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? आर स्क्वायर, राइट? अब आर का स्क्वायर करना है, कोरिलेशन का स्क्वायर करना है, देखो टेबल में देके रखा हुआ है आर स्क्वायर कितना, 0.7436, राइट? इसका इंटरप्रिटेशन भी एक बार कर लो, इसका मतलब है सर 74.36% ऑफ द वेरिएशन इन वाई इज एक्सप्लेन्ड बाय एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज क्लोजेस्ट टू। यार अगर आर स्क्वायर आपका 0.7436 है, तो कोरिलेशन कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ 0.7436 का स्क्वायर रूट 0.8623, 8623। सी, question number 11. If the ratio of net income to sales for the restaurant is 5%, the predicted ratio of cash flow from operations to sales is closest to। इससे अपने को ये पता लग गया, ये वाले क्वेश्चन में क्या प्रेडिक्ट करना है? कैश फ्लो टू सेल्स, कैश फ्लो डिवाइड बाय सेल्स को प्रेडिक्ट करना है किसके मदद से? नेट इनकम डिवाइड बाय सेल्स की मदद से। फिर से पढ़ो, इफ द रेशियो ऑफ नेट इनकम टू सेल्स फॉर अ रेस्टोरेंट इज 5%, अगर वो 5 हो गया तो बताइए ना कैश फ्लो टू सेल्स कितना होगा, राइट? तो सबसे पहले ये जो टेबल का तीसरा टेबल होता है ना, देखो ये टेबल नंबर 1 है, ये टेबल नंबर 2 है, ये टेबल नंबर 3 है। थर्ड टेबल में आपको ना रिग्रेशन इक्वेशन मिल जाएगा, मतलब बी जीरो हैट एंड बी वन हैट मिल जाएगा। देखो, इंटरसेप्ट का कोएफिशिएंट इज बी जीरो हैट और नेट इनकम टू सेल्स का कोएफिशिएंट इज बी वन हैट, राइट? तो इससे हमारा मॉडल क्या बन गया? इट इज लाइक वाई हैट इज इक्वल टू 0.077 प्लस 0.826x1। ये हो गया आपका मॉडल। अब जो x1 है वो क्या है पता है? x1 इज नेट इनकम टू सेल्स, वो देके रखा है 5, तो यहीं पे कर रहे हैं 0.077 प्लस 0.826 इंटू 5। चलो करो, 0.826 इंटू 5 प्लस 0.077, 4.2070, तो 4.21, 4.207, सी इज द आंसर। Question number 12 is the relationship between the ratio of cash flow to operations and the ratio of net income to sales significant at 5% level। फिर से पढ़ो क्या बोल रहा है? is the relationship between the ratio of cash flow and the ratio of net income to sales, बोल रहा है
कि जो आप कैश फ्लो टू सेल्स को प्रेडिक्ट कर रहे हो ना विद द हेल्प ऑफ नेट इनकम टू सेल्स, क्या नेट इनकम टू सेल्स सिग्निफिकेंट है क्या? वही तो चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल नेट इनकम टू सेल्स, क्या वो सिग्निफिकेंट है एट अ 5% लेवल, राइट? तो मैंने बोला था यार सिग्निफिकेंट है कि नहीं है वो चेक करने के लिए आप देख सकते हो सर, या तो पी वैल्यूज को अल्फा से कंपेयर करो, या तो टी स्टेटिस्टिक को टी क्रिटिकल से कंपेयर करो, या तो आप एफ स्टेटिस्टिक को एफ वैल्यू से कंपेयर करो। लेट्स सी जो इजीली हो रहा है। तो यहाँ पे 5% सिग्निफिकेंस लेवल देके रखा हुआ, मतलब अल्फा आपका 5% है, अल्फा इज 5%। पी वैल्यू कितना है? पी वैल्यू नेट इनकम टू सेल्स का टी स्टेटिस्टिक का पी वैल्यू कितना है? जीरो। तो जीरो इज लेस देन 5%। अगर एफ का भी देखोगे आप, एफ स्टेटिस्टिक का पी वैल्यू कितना है? जीरो। जीरो इज लेस देन 5%। तो सर अगर पी वैल्यू लेस देन अल्फा है, इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? काम का है, सिग्निफिकेंट है। तो आंसर देख लें एक बार। पहला क्या बोल रहा है? नो। नो तो होगा ही नहीं, हम लोग को यस चाहिए, तो सी दिख रहा है यस। क्यों? रीजन क्या है? बिकॉज द पी वैल्यूज फॉर एफ एंड टी, दोनों का ही, एफ एंड टी का पी वैल्यू दोनों का ही कितना था? जीरो था, इज लेस देन 5%। देखो, द पी वैल्यूज फॉर एफ एंड टी फॉर द स्लोप कोएफिशिएंट आर लेस देन 5%। सही है, सी इज द आंसर। 9 10 11 12 हो गया। सेकंड क्वेरी जो मिस्टर ए के मन में चल रहा है, दैट इज, क्या एक्सवाइजेड कंपनी ईएसजी फैक्टर्स को प्रॉपर्ली कंसीडर कर रहा है क्या? वेदर XYZ is considering the ESG factors properly. पहले समझ लेते सर ESG के अंदर क्या क्या आता है। नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूं मैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर हम ये देखना चाहते हैं कि क्या कंपनी एनवायरमेंट को कंसिडर करते हुए बिजनेस रन कर रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि कंपनी अपना बिजनेस रन कर रहा है बट एट द सेम टाइम उसके बिजनेस के वजह से एनवायरमेंट पोल्यूट हो रहा है, वाटर इज गेटिंग पोल्यूटेड, एयर इज गेटिंग पोल्यूटेड, सॉइल इज गेटिंग पोल्यूटेड। ऐसा तो नहीं है ना। वेदर कंपनी इज टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ द एनवायरमेंट राइट वाइल डूइंग द बिजनेस। इफ यस, इसका मतलब यार कंपनी एनवायरमेंट का ध्यान दे रहा है। अगर नहीं, कंपनी बोल रहा है छोड़ना यार, हम लोग बिजनेस रन करेंगे, हम लोग पोल्यूट करेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है, एनवायरमेंट को होने दो, जैसा पोल्यूट होना है होने दो, इसका मतलब कंपनी एनवायरमेंट का ध्यान नहीं रख रहा है, राइट? तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में ये सब आते हैं कि सर आप यू नो एयर को तो पोल्यूट नहीं कर रहे हो, वाटर को तो पोल्यूट नहीं कर रहे हो, सॉइल को तो पोल्यूट नहीं कर रहे हो, आप एनवायरमेंट का ध्यान दे रहे हो ना, राइट, वाइल डूइंग द बिजनेस। ये हो गया एनवायरमेंटल फैक्टर्स, राइट? पूरा का पूरा रिलेटेड टू व्हाट? क्लाइमेट एंड स्टफ। सोशल फैक्टर्स के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि यार वो जो XYZ कंपनी है, क्या वो अपने एम्प्लॉयज एंड कस्टमर्स का ध्यान रखता है? क्या एम्प्लॉयज के राइट्स एंड प्रेफरेंस को ध्यान दिया जाता है? क्या कस्टमर्स को जैसा क्वालिटी का गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, क्या वैसे ही क्वालिटी का गुड्स एंड सर्विसेज उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अगर मिल रहा है, मतलब कंपनी अगर अपने एम्प्लॉयज का, अपने कस्टमर्स का ध्यान अगर दे रहा है, इसका मतलब यस, कंपनी इज अडियरिंग टू द सोशल फैक्टर प्रॉपरली। इफ नॉट, इसका मतलब यार कुछ ना कुछ कंपनी बहुत ही एक सेल्फिश एटीट्यूड से बिजनेस रन कर रहा है, जहां पे शायद कंपनी का मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट। हम एम्प्लॉयज लोग को मिसट्रीट करेंगे, कस्टमर्स को सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट या सर्विस देंगे, अपने को क्या यार, मेरे को तो सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, राइट? दिस शुड नॉट हैपन। अगर ऐसा है, मतलब कंपनी इज एक्टिंग वेरी सेल्फिशली, तो मिस्टर ए बोलेगा नहीं यार मैं तो निकल जाता हूँ, क्योंकि आज नहीं तो कल आप कोलैप्स होने ही वाले हो, राइट? अगर आप एम्प्लॉयज को मिसट्रीट करोगे, कस्टमर्स को प्रॉपर तरीके का गुड्स एंड सर्विसेज नहीं दोगे, तो ये आज नहीं तो कल एक्सीडेंट होगा ही कंपनी का, राइट? रेगुलेशंस आपके ऊपर इम्पोज हो जाएंगे, रेगुलेटरी अथॉरिटीज आपको फाइन पेनल्टी लगाएंगे। तो आई थिंक आई शुड एग्जिट, ऐसा मिस्टर ए कंक्लूड करेगा, अगर XYZ कंपनी सोशल फैक्टर्स को प्रॉपर्ली कंसिडर नहीं कर रहा है तो, अगर एनवायरमेंटल फैक्टर्स को प्रॉपर्ली कंसिडर नहीं कर रहा है तो, राइट?
गवर्नेंस फैक्टर्स में क्या आएंगे? गवर्नेंस फैक्टर्स में ये देखा जाता है कि यार जो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कंपनी के कैसे स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, क्या वो स्ट्रैटेजी एफिशिएंट इनफ है, क्या वो स्ट्रैटेजी इफेक्टिव है टू हैंडल द लॉन्ग टर्म रिस्क and to ensure that the company is uh, sustained for the long period of time। ये सब तो देखेंगे कि यार जो मैनेजमेंट जो चला रहा है ना, मैनेजमेंट का मतलब द सीईओ द सीएफओ जो कंपनी को रन कर रहे हैं, क्या उनके स्ट्रेटजी में इतना दम है क्या जिससे कि कंपनी लॉन्ग टर्म रन कर सके एंड एट द सेम टाइम ये इंश्योर हो कि यार फ्यूचर में आने वाले रिस्क को हैंडल किया जा सके वो स्ट्रैटेजी से। ये सब में अपन गवर्नेंस फैक्टर्स में देखेंगे। हम ये भी चेक करेंगे कि यार जो कंपनी को रन कर रहा है, क्या वो लोग सही तरीके से रन कर रहे हैं, क्या मैनेजमेंट का एंड शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट अलाइंड है क्या, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी का मालिक कौन है? कंपनी का मालिक तो शेयर होल्डर्स है। तो आइडियली जो कंपनी को रन कर रहा है मैनेजमेंट, उनको कैसे रन करना चाहिए? उनको शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के हिसाब से रन करना चाहिए। लेकिन अगर मिसअलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब शेयर होल्डर्स कुछ अलग चाह रहे हैं, मैनेजमेंट कुछ अलग तरीके से रन कर रहा है, ये तो गलत चीज है ना। तो गवर्नेंस फैक्टर्स में ये चीज को कंसिडर किया जाता है। अब मैनेजमेंट सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चेक करने के लिए शेयर होल्डर्स किसको अपॉइंट करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, जो लोग मैनेजमेंट के यू नो काम करने के तरीके पे नजर रखते हैं। एंड अगर मैनेजमेंट गलत तरीके से काम कर रहा है तो उन लोग अकॉर्डिंगली शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करते हैं। राइट। तो गवर्नेंस फैक्टर्स में ये देखा जाता है कि यार क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रॉपरली सुपरविजन कर रहे हैं क्या मैनेजमेंट का? क्या मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए बिजनेस रन कर रहा है क्या? राइट। क्या मैनेजमेंट का स्ट्रैटेजी इतना इफेक्टिव है क्या जैसे कि कंपनी लॉन्ग रन में सस्टेन कर सके एंड एट द सेम टाइम जो भी रिस्क लॉन्ग टर्म में अराइज होगा उसको आसानी से मैनेज किया जा सके। राइट। ये सारा का सारा चीज आता है गवर्नेंस फैक्टर्स में। तो ऑब्वियसली मिस्टर ए को ये देखना पड़ेगा कि यार वेदर XYZ कंपनी इज कंसिडरिंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स एंड गवर्नेंस फैक्टर्स प्रॉपरली और नॉट। इफ नॉट, देन मिस्टर ए वुड लाइक टू एग्जिट फ्रॉम द कंपनी। राइट। तो यहाँ पे सोशल फैक्टर्स में यहाँ पे जस्ट मैं लिख देता हूँ ई में रिलेटेड टू एनवायरमेंट। सोशल में आपको ध्यान रखने के लिए एम्प्लॉय का राइट्स, एम्प्लॉय राइट्स, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। गवर्नेंस में यहाँ पे बोर्ड स्ट्रक्चर देखा जाएगा। बोर्ड स्ट्रक्चर जनरली हम लोग टू टीयर स्ट्रक्चर प्रेफर करते हैं। जनरली टू टीयर स्ट्रक्चर का मतलब मैनेजमेंट अलग, बोर्ड अलग। मैनेजमेंट वो जो कंपनी का ऑपरेशंस रन कर रहा है, बोर्ड वो जो ये देख रहा है कि क्या मैनेजमेंट सही तरीके से रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। राइट। इसको कहते हैं टू टीयर स्ट्रक्चर, जहाँ पे मैनेजमेंट अलग है, बोर्ड अलग है। एक होता है वन टीयर स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या होता है, जो मैनेजमेंट है वही बोर्ड का हिस्सा रहता है। जो मैनेजमेंट है वही बोर्ड का हिस्सा रहता है, मतलब मैनेजमेंट भी हम ही है, बोर्ड भी हम ही है। तो कहाँ से प्रॉपरली सुपरविजन होगा? राइट। उसको कहते हैं वन टीयर स्ट्रक्चर। आइडियली टू टीयर स्ट्रक्चर को प्रेफर किया जाता है। एंड मिस्टर ए को अगर दिख रहा है कि यार टू टीयर स्ट्रक्चर है तो चलो खुश है वो कि यहाँ बोर्ड अलग है, मैनेजमेंट अलग है। लेकिन अगर वन टीयर स्ट्रक्चर है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है कि मैनेजमेंट सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये बोर्ड कैसे बोलेगा, क्योंकि बोर्ड के अंदर भी मैनेजमेंट के लोग हैं। राइट। तो बोर्ड स्ट्रक्चर का बात होता है। एंड सेकेंडली स्ट्रैटेजी, वेदर स्ट्रैटेजी इज इफेक्टिव टू मैनेज long long term risk, whether strategy is effective to manage long term risk and ensure sustainability for the company। राइट।
इसमें और दो तीन चीज मेरे को बोलना है। अभी के जो यंग इन्वेस्टर्स हैं, अभी के जो इन्वेस्टर्स हैं, उन लोग ईएसजी फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं। मतलब जब कभी भी कंपनी को इवैल्यूएट करना हो ना, उनको अगर डिसाइड करना है यार कौन से कंपनी को मैं इन्वेस्ट करूं, कौन से कंपनी में नहीं करूं, तो इवैल्यूएशन करते वक्त जो एक क्राइटेरिया होता है वो ईएसजी क्राइटेरिया भी होता है। अभी के यंग इन्वेस्टर्स लोग काफी ज्यादा ईएसजी पे फोकस कर रहे हैं। मतलब उन लोग वही कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जो कंपनी ईएसजी फैक्टर्स को प्रॉपरली कंसीडर कर रहा है। राइट, तो ये चीज बोला है, ये चीज एकदम ध्यान रखना है आपको। यंग इन्वेस्टर्स nowadays consider ESG factors also to evaluate the company। और एक चीज जो आपको ध्यान रखना है, पहले क्या होता था ना, हिस्टोरिकली क्या होता था ना, बहुत ज्यादा फोकस गवर्नेंस पे था। ईएसजी का जो जी है ना, गवर्नेंस, बहुत ज्यादा फोकस गवर्नेंस पे था। ईएनएस पे बहुत कम फोकस था। एनवायरमेंटल एंड सोशल फैक्टर्स को बहुत कम फोकस दिया जाता था एनालिस्ट द्वारा, इन्वेस्टर्स द्वारा, राइट, एंड इवन कंपनी द्वारा। कंपनी क्या करता था पहले कि यार अगर एनवायरमेंट पोल्यूट हो रहा है, हम अगर एम्प्लॉयज एंड कस्टमर्स को इल ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो छोड़ना है यार, क्या फर्क पड़ रहा है। राइट, वो तो उन लोग सफर करेंगे। तो पहले पहले हिस्टोरिकली एनवायरमेंटल एंड सोशल फैक्टर्स आर ट्रीटेड एज एक्सटर्नैलिटीज बाय द कंपनी। एक्सटर्नल, उससे कंपनी को क्या फर्क पड़ रहा है, अगर हम एनवायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं तो खराब एनवायरमेंट तो लोग सफर करेंगे। राइट, बट with rising awareness and regulators becoming more concerned about the environmental and social factors, अभी क्या हो रहा है, अगर कंपनी के वजह से एनवायरमेंट खराब हो रहा है, अगर कंपनी गलत तरीके से एम्प्लॉयज को एंड कस्टमर्स को ट्रीट कर रहा है, तो वो कॉस्ट कंपनी को रिकॉर्ड करना पड़ेगा उनके इनकम स्टेटमेंट में। राइट, दिखाना पड़ेगा कि यार देखो ना, जो भी डैमेज हुआ है उसका इतना कॉस्ट है, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखा रहे हैं। जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखाएंगे, कॉस्ट दिखाएंगे, तो प्रॉफिट्स कम होगा। प्रॉफिट्स कम होगा एंड अकॉर्डिंगली इन्वेस्टर्स लोग, जो लोग भी कंपनी को इवैल्यूएट कर रहे हैं, वो जान पाएंगे कि यार देख 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 देख, ये कंपनी ना एनवायरमेंटल एंड सोशल फैक्टर्स को प्रॉपर्ली कंसीडर नहीं कर रहा है, जिसके वजह से इतना कॉस्ट इस पे इंपोज हुआ है। यार छोड़ना, ये कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। समझा? तो पहले हिस्टोरिकली एनवायरमेंटल एंड सोशल फैक्टर्स आर ट्रीटेड एज एक्सटर्नैलिटीज। कंपनी बोलता था अपने को क्या है, लेकिन अभी उसको इंटरनलाइज कर दिया। रेगुलेटर्स बोल रहे हैं अब अगर तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो, अगर एनवायरमेंट को डैमेज कर रहे हो, अगर एम्प्लॉयज एंड कस्टमर्स को इल ट्रीट कर रहे हो, तो यार जो भी कॉस्ट है वो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। राइट, यू गॉट टू इंटरनलाइज इट, पीएनएल में दिखाना पड़ेगा, जिससे कि इन्वेस्टर कम्युनिटी भी ये जान सके कि आप लोग एनवायरमेंटल एंड सोशल फैक्टर्स को प्रॉपर्ली कंसिडर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। राइट, तो ये चीज भी लिख देते हैं। ई एंड एस, एनवायरमेंटल एंड सोशल फैक्टर्स, इसको क्या कंसिडर करते थे पहले? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज हिस्टोरिकली। यहाँ पे लिख देता हूं, historically considered as negative externalities। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। कहाँ पे क्वेश्चन सब? पेज नंबर 176 में क्वेश्चन नंबर 1 है। पेज नंबर 180 में है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड देन क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स सी।
देखो ये क्वेश्चन सेट में मैं आ गया। क्वेश्चन नंबर 1, ये कौन सा वाला पेज नंबर है? पेज नंबर 180। हिस्टोरिकली एनालिस्ट हैव बेस्ट बीन एबल टू इवैल्यूएट अ कंपनीज। पहले कौन सा इजीली इवैल्यूएट कर लेते थे? गवर्नेंस को इवैल्यूएट कर लेते थे, एनवायरमेंटल एंड सोशल पे इतना फोकस नहीं हुआ करता था, राइट? तो हिस्टोरिकली गवर्नेंस पे फोकस होता था, बट आज के तारीख में ESG तीनों पे फोकस हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, historically environmental and social issues have been treated as externalities, negative externalities. However, they are increasingly being recognized as internalized cost। दिख रहा है आपको? पहले में आएगा नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज एंड दूसरे वाले में आएगा इंटरनलाइज्ड कॉस्ट। आई सी। क्वेश्चन नंबर 5, a company's effectiveness is in managing long term risk and sustainability is best classified as governance। लिखा ही तो था। Social factor is more related towards employees and customers. Environmental factor is पूरा का पूरा environmental related, right? और था पेज नंबर 176। क्वेश्चन नंबर 1, ESG considerations are increasingly relevant for which of the following reasons? Select up to 3 options। देखते हैं ESG को इतना ज्यादा लाइमलाइट आज इतना ज्यादा कंसिडर क्यों कर रहे हैं। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? Many in the new generation of investors are demanding that investment strategies incorporate ESG factors। जो कि मैंने कहा, अभी यंग इन्वेस्टर्स लोग ESG फैक्टर्स को काफी ज्यादा कंसिडर कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ इवैल्यूएटिंग द कंपनी। ये तो सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी, ESG issues are having more material impact on companies valuation। yes, अगर कोई कंपनी ESG को प्रॉपरली कंसिडर नहीं कर रहा है तो उसमें वो केस में क्या करता है ना, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हाई हो जाता है, एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हाई होने से ना वैल्यूएशन कम हो जाता है। ऑगस्ट के कैंडिडेट्स को एकदम भी फील आ रहा होगा कि सर हम लोग कैश फ्लोस को पुल करते हैं एट अ सर्टेन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ जाता है तो कहने से वैल्यूएशन गिर जाएगा, राइट? बेस्ट एग्जांपल D1/RE-G देख लो, अगर आर ई बढ़ गया तो वैल्यूएशन गिर जाएगा। तो वो सारे कंपनीज जो लोग ESG फैक्टर्स को प्रॉपर्ली कंसिडर नहीं करते हैं, वो केस में रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हाई हो जाएगा, जिससे कि वैल्यूएशन क्या हो जाएगा, कम। एंड वो सारे कंपनी जो ESG को प्रॉपर्ली कंसिडर करते हैं, उस केस में आर ई कम हो जाएगा, वैल्यूएशन ज्यादा हो जाएगा। तो कहना से ESG फैक्टर्स क्या वैल्यूएशंस को इंपैक्ट कर रहे हैं? यस। तो ए एंड बी तो सही लग रहा है। सी क्या कह रहा है? ऑप्शन सी, एनवायरमेंटल एंड सोशल इश्यूज आर बीइंग ट्रीटेड एज नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। आर बीइंग नहीं, हिस्टोरिकली दे हैव बीन ट्रीटेड एज नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, आज अभी दे आर ट्रीटेड एज इंटरनलाइज कॉस्ट। तो ए एंड बी इज करेक्ट, सी इज रॉन्ग। देखो ए एंड बी आर करेक्ट। सी का एक्सप्लेनेशन देखेगा, देखो, environmental and social issues are less frequently treated as negative externalities than in the past। पास्ट में हुआ करता था, अभी तो इंटरनलाइज करना पड़ेगा। देखो इंटरनलाइज, ठीक है। मिस्टर ये तो यार सही मायने में चैंपियन बन गया है अभी। इतना कुछ पता चल गया इसको ये 4 एपिसोड्स में। तो यार ESG रिलेटेड चीज का भी एक आइडिया आ गया मिस्टर ए को कि यार देख ले, प्रॉपरली कंसिडर कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो यार हम तो बेच के निकल जाएंगे शेयर्स को। अब यहाँ पे मैं डिलिबरेटली लिख देता हूँ कि XYZ कंपनी, ऑब्वियसली इंडियन कंपनी है, एक्सपोर्ट्स गुड्स टू US। यहां से अब मिस्टर ए को डाउट आया, क्या क्या क्वेरी आया? फैक्ट ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है। मिस्टर ए
Query number 1. Whether XYZ company is properly managing the currency risk or not. राइट, क्योंकि XYZ कंपनी अगर यूएस को गुड्स भेजता है तो यूएस से डॉलर रिसीवेबल है, से 3 महीने के बाद डॉलर रिसीवेबल है। अब 3 महीने के बाद डॉलर का रेट क्या होगा गॉड नोस। तो XYZ कंपनी को ऑलरेडी या फिर प्रॉपरली अगर हेज करना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर मैं एकदम इकोनॉमिक्स का बात करूं तो कहना है इसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन डॉलर को सेल करना पड़ेगा। मतलब XYZ कंपनी को आज ही बैंक के पास जाना पड़ेगा एंड बोलना पड़ेगा, यार सुनो बैंक, 3 महीने के बाद ना मेरे को डॉलर मिलने वाला है, आज ही एक रेट फिक्स कर दो ना, जिससे कि मैं 3 महीने के बाद यही एक फिक्स किया हुआ रेट पे आपको डॉलर बेचूंगा, जिससे कि यार मेरे को कोई टेंशन लेना ना पड़े कि यार 3 महीने के बाद क्या डॉलर होगा, डॉलर बढ़ेगा कि गिरेगा। वही मिस्टर ए को डाउट आया है, whether XYZ company is properly managing the currency risk or not। मतलब मिस्टर ये जानना चाह रहा है क्या वो डॉलर पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ, XYZ कंपनी XYZ एक्सपोर्ट गुड्स टू यूएस ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। अब क्रेडिट पीरियड कितना भी हो सकता है, 3 महीना 6 महीना, कहने का मतलब ये है कि यार कुछ टाइम के बाद डॉलर मिलने वाला है एंड वो टाइम पे डॉलर का रेट क्या होगा गॉड नोस। तो यार XYZ कंपनी को आज ही हेज करना चाहिए, राइट। दैट इज सेलिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन डॉलर्स, राइट। अब इकोनॉमिक्स में डाइवर्ट हो रहा हूँ, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड रेट निकालना है आपको, से फॉरवर्ड रेट रुपी पर डॉलर। याद आ रहा है क्या कुछ फॉर्मूला, फॉरवर्ड रेट कैसे निकालते हैं? वो क्या एक रेट होगा सर जिसपे XYZ कंपनी डॉलर को सेल करेगा, वो क्या एक फिक्स्ड रेट होगा जिससे कि XYZ कंपनी डॉलर को सेल करेगा आफ्टर 3 मंथ्स और 6 मंथ्स, वॉट एवर द क्रेडिट पीरियड में बी, राइट। तो वो फिक्स्ड रेट निकालने का फॉर्मूला क्या है सर, फॉरवर्ड रुपी पर डॉलर इज स्पॉट रेट रुपी पर डॉलर इनटू पीरियोडिक। अभी करेंगे सम्स तो आपको ध्यान आ जाएगा अगस्त के कैंडिडेट्स को या फिर नवंबर कैंडिडेट्स को, अगर आपका हो गया है तो इकोनॉमिक्स। पीरियोडिक फैक्टर ऑन रूपी डिवाइड बाय पीरियोडिक फैक्टर ऑन डॉलर, राइट। तो इससे आपको एक फॉरवर्ड रेट मिल जाएगा, ये रेट डिसाइड होगा आज, राइट, और इस पे ट्रांजैक्शन होगा बाद में। तो बस इसके रिलेटेड क्वेश्चन सर कहाँ पे मिलेगा, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पेज नंबर 611, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, लेट्स सी। 6 कहाँ पे गया वो क्वेश्चन? 611 क्वेश्चन नंबर 7। चलो यहीं पे सॉल्व करने के लिए अच्छा खासा स्पेस है मेरे पास। लेट्स रीड आउट द स्टोरी। Japanese slash US, sorry क्या करूँ, Japanese slash AUD
स्पॉट एक्सचेंज रेट इज 82.42। ऑब्वियसली बेस करेंसी यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, तो ये रेट किसका है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर का है। मतलब एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज इक्वल टू 82.42 जापानीज येन। The Japanese yen interest rate is 0.15% and the Australian dollar interest rate is 4.95%. Okay. If the interest rates are quoted on the basis of a 360-day year, बोलना चाह रहे कि साल का है वो, right? उसके बाद the 90-day forward points पूछा है। फॉरवर्ड पॉइंट्स निकालने के लिए सबसे पहला 90 डे का फॉरवर्ड रेट निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही फॉरवर्ड पॉइंट्स आएगा। बहुत ही इजी है फॉरवर्ड पॉइंट्स निकालना, लेकिन उससे भी पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप फॉरवर्ड रेट निकालो। क्या? द 90 डे फॉरवर्ड पॉइंट्स इन JPY/AUD वुड बी क्लोजेस्ट टू। एक सेकंड, क्वेश्चन को इजी रखते हैं। स्पॉट रेट क्या देके रखा हुआ है? स्पॉट रेट S0 JPY/AUD कितना देके रखा हुआ है? 82.42। इंटरेस्ट रेट ऑन येन कितना है? 0.15%। ऑब्वियसली ये साल का है, अगर नहीं भी लिखा होता तो भी साल का ही होता है वो, 360 डे का। इंटरेस्ट रेट ऑन AUD कितना है? 4.95%। ओके, पूछा है सर 90 डे का फॉरवर्ड पॉइंट्स, वो निकालने से पहले आपको 90 डे का फॉरवर्ड रेट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 90 डे फॉरवर्ड रेट, फॉर्मूला क्या था? 90 डे फॉरवर्ड रेट JPY/AUD। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था सर स्पॉट रेट JPY/AUD इंटू पीरियोडिक इंटरेस्ट फैक्टर, किसका? JPY का, डिवाइड बाय पीरियोडिक इंटरेस्ट फैक्टर AUD का। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं पीरियोडिक, देखो डेलिबरेटली लिख रहा हूं, पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट फैक्टर किसका? JPY डिवाइड बाय पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट फैक्टर, IRF लिख रहा हूं, ठीक है शॉर्ट में। पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट फैक्टर किसका? AUD का। बस इससे क्या निकलेगा? इससे सर 90 डे का फॉरवर्ड रेट निकलेगा। एक बार ये आ जाएगा तो फॉरवर्ड पॉइंट्स तो फटक से आ जाएगा। चलिए अब एक बार पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट फैक्टर निकाल लेते हैं। तो येन का करते हैं, चलो। पीरियोडिक मतलब 90 डे, तो क्वेश्चन 90 डे के बेसिस पे बोल रहा है ना। 90 डे इंटरेस्ट रेट फैक्टर येन का। तो सबसे पहले क्या करना है यार, जो 0.15% साल का है ना, उसको 90 डे में कन्वर्ट करो। 90/360 कितना हो रहा है ये? 0.15 0.0375%। अब इसका फैक्टर 1.0004। इसका फैक्टर इज, यहाँ पे कर देता हूँ, फैक्टर निकालना सबको आ रहा है राइट? अगस्त कैंडिडेट्स, नवंबर कैंडिडेट्स, आई नीड नॉट हैव टू स्पेसिफाई कि फैक्टर कैसे निकालते हैं। फिर भी अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो 0.0375% प्रेस करो। 0.0375% इक्वल टू करो +1 कर दो, राइट? आ जाएगा आपको। अब 90 डे इंटरेस्ट रेट फैक्टर AUD का, तो पहले तो यार जो भी ऑस्ट्रेलियन डॉलर का रेट है ना इंटरेस्ट रेट, उसको तो पीरियोडिक में कन्वर्ट करो। दैट इज 4.95% इंटू 90/360। यह है 1.2375%। अब इसका फैक्टर दैट इज 1.01। 2375 को 24 कर देता हूँ, ठीक है, राउंड ऑफ करके। ओके, अब तो कुछ नहीं, फॉर्मूला में पुट करना है। तो फॉर्मूला था तो स्पॉट स्पॉट देके रखा हुआ 82.42 इंटू पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट फैक्टर JPY का कितना है? 1.0004 डिवाइड बाय पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट फैक्टर AUD का कितना है? 1.0124। यहाँ पे हो गया 1.0004 डिवाइड बाय 1.0124 इंटू 82.42। ये आ रहा है 81.44। 81.44। मैं डेलिबरेटली 2 डेसिमल में लिख रहा हूँ क्योंकि इन लोगों ने स्पॉट रेट को भी 2 डेसिमल में लिखा हुआ है।
ये है आपका फॉरवर्ड रेट। क्वेश्चन में अपने को फॉरवर्ड रेट निकालना पूछा है कि फॉरवर्ड पॉइंट्स निकालने हैं। फॉरवर्ड पॉइंट्स निकालने हैं। फॉरवर्ड पॉइंट्स निकालने के लिए रॉ मटेरियल इज द फॉरवर्ड रेट। तो फॉरवर्ड पॉइंट्स निकालने का बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। अगर आपको पॉइंट्स पूछा है ना, फॉरवर्ड पॉइंट्स, तो कुछ नहीं करना है। फॉरवर्ड पॉइंट्स इक्वल टू जो भी आपका फॉरवर्ड रेट है माइनस स्पॉट रेट इनटू, इनटू या तो 100 होगा या तो 1000 होगा, ये डिपेंड करेगा कि यार कितना डेसिमल है। अगर आप देखोगे स्पॉट रेट 2 डेसिमल में, राइट, 2 डेसिमल है तो इंटू 100 होगा। अगर स्पॉट रेट 3 डेसिमल में दे दिया होता तो इंटू 1000 करता। 4 डेसिमल में दे दिया होता इंटू 10,000 करता, राइट। तो कुछ नहीं है, फॉरवर्ड पॉइंट्स निकालने का फॉर्मूला इज फॉरवर्ड माइनस स्पॉट इंटू, इंटू कितने से करेंगे सर, 100 से करेंगे, 1000 से करेंगे, 10,000 से करेंगे, डिपेंड करेगा कि यार कितना डेसिमल में फिगर्स है। 2 डेसिमल है तो 100 कर देंगे। बस करो, फॉरवर्ड कितना था 81.44 माइनस स्पॉट कितना है 82.42 इंटू 100। तो 81.44 माइनस 82.42 इंटू 100, तो मेरा तो आ रहा है -98, -98 पॉइंट्स, -98। ये देखो 97.7 इज क्लोजेस्ट टू 98 ना। इज द आंसर। लेट मी ड्रिंक वाटर। और एक ही फिगर माइनस, ओके। ए तो -377 बोल रहा है, बी इज माइनस, माइनस वाले आंसर दिख ही रहा है, वो तो माइनस में आएगा क्योंकि स्पॉट 82.42 है और फॉरवर्ड तो 81.44 गिर गया है, तो इट हैज टू बी नेगेटिव। दिस इज ऑल्सो डन। एंड सेकेंड क्वेरी जो मिस्टर ए को आया, दैट इज, यार क्या इंडिया और यूएस के बीच के इंटरनेशनल रिलेशंस मैटर करेंगे? डेफिनेटली मैटर करेंगे, क्योंकि XYZ कंपनी यूएस को गुड्स बेच रहा है। कल के दिन अगर यूएस और इंडिया के बीच में इंटरनेशनल रिलेशंस खराब हो गए और यूएस ने सपोज इंडियन गुड्स को आने अगर नहीं दिया, तो कहने से XYZ कंपनी का सेल्स हिट हो जाएगा, सेल्स कम हो जाएगा, जिससे कि प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगा, जिससे कि कैश फ्लोस कम हो जाएंगे एंड अकॉर्डिंगली शेयर प्राइस गिरना चालू हो जाएंगे। तो मिस्टर ए को ये जानना एकदम जरूरी है कि यार इंडिया और यूएस के बीच में रिलेशंस कैसे हैं, राइट। यहाँ पे वेदर international relations between India and US matter? Yes, of course, मैटर करता है क्योंकि XYZ कंपनी यूएस को भी गुड्स दे रहा है, राइट। तो जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। इसके कुछ क्वेश्चंस अपन कहाँ पे करेंगे, यहीं पे कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर, इनफैक्ट पेज नंबर, नेक्स्ट वो कर देता हूँ, यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूँ। पेज नंबर 538, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following statements about geopolitical threats in the investment environment is most accurate? वही तो अभी डिस्कशन चल रहा था, राइट।
तो इंटरनेशनल रिलेशंस को अपने को कंसिडर करना चाहिए एंड ऑल दैट। तो वही क्वेश्चन भी वैसा पूछा है कि इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट में कौन सा फैक्टर करेक्ट है या कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है टुवर्ड्स जियोपॉलिटिकल थ्रेट्स। लेट्स सी। ऑप्शन ए कह रहा है जियोपॉलिटिकल रिस्क इज नॉट ऑलवेज प्रेजेंट इन द इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट। कुछ भी, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट, राइट। क्योंकि कहीं पे भी ग्लोबल लेवल पे इंटरनेशनल रिलेशंस खराब हो जाते हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा, शेयर प्राइस नीचे आना चालू हो जाता है। तो इट्स ऑलवेज देयर, इनहेरेंट है, राइट। ये बोलता है कि नॉट ऑलवेज प्रेजेंट, रॉन्ग है। बी, हाईली कोलैबोरेटिव इंटरकनेक्टेड कंट्रीज आर वल्नरेबल टू जियोपॉलिटिकल रिस्क। सही बोल रहा है। एक सेकंड, आपको स्टेटमेंट शायद नहीं समझा होगा। हाईली कोलैबोरेटिव एंड इंटरकनेक्टेड कंट्रीज, सुनो तो। सपोज दो कंट्रीज है, काफी ज्यादा इंटरकनेक्टेड है, काफी ज्यादा, ए गुड्स भेजता है बी को, बी भी गुड्स भेजता है ए को, ए सर्विसेज भी एक्सपोर्ट करता है, बी भी सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है, काफी ज्यादा फ्रेंडली रिलेशनशिप है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, काफी ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। तो चांसेस आर वेरी लेस कि इनके बीच में कुछ क्या कहते हैं, झगड़ा होगा एंड ऑल दैट स्टफ। चांसेस आर वेरी लेस, लेकिन अगर हुआ तो डैमेज बहुत होगा, क्योंकि बोथ कंट्रीज आर इंटरडिपेंडेंट। वही बोल रहा है, हाईली कोलैबोरेटिव इंटरकनेक्टेड कंट्रीज आर वल्नरेबल टू जियोपॉलिटिकल रिस्क। प्लीज इसको मेच्योर तरीके से समझना, राइट। इसका आंसर्स भी पढ़ा दूंगा। कहना ये चाह रहा है कि यार जो काफी ज्यादा इंटरकनेक्टेड कंट्रीज है, काफी ज्यादा कोलैबोरेटिव कंट्रीज है, उनके बीच में चांसेस तो कम है जियोपॉलिटिकल टेंशन होने का, लेकिन अगर हुआ तो डैमेज भी बहुत जोर का होगा। मैं एक एनालॉजी देता हूं। सपोज आप हो, आपका बेस्ट फ्रेंड है, सपोज मिस्टर ए का बेस्ट फ्रेंड इज मिस्टर बी, एंड एक ऐसी कैजुअल टाइप कोलिक टाइप फ्रेंड है मिस्टर डी। तो मिस्टर ए एंड मिस्टर बी के बीच में झगड़ा होने का चांसेस कम है, बिकॉज दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स, बचपन से चाइल्डहुड फ्रेंड्स है। लेकिन अगर इनके बीच में झगड़ा हो जाता है तो कहने से एक साइकोलॉजिकल डैमेज बहुत जोर का होगा। मिस्टर ए को भी बहुत ही ज्यादा यू नो खराब लगेगा। इनफैक्ट मिस्टर ए बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो जाएगा, एंड सेम गोज फॉर मिस्टर बी। मिस्टर बी भी बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो जाएगा। लेकिन जो मिस्टर सी का दोस्ती है विद मिस्टर डी, वो तो एक ऐसी कॉलिक टाइप, कैजुअल टाइप दोस्ती है। अगर उनके बीच में कल के तारीख में कोई झगड़ा हो जाता है तो मिस्टर ए को इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं होगा, ना ही मिस्टर डी को इतना ज्यादा कुछ अफेक्ट होगा, राइट। तो यही कह रहा है वो, हाईली कोलैबोरेटिव इंटरकनेक्टेड कंट्रीज आर वल्नरेबल टू जियो पॉलिटिकल रिस्क। सही है। सी, सी भी पढ़ लेते हैं। जियो पॉलिटिकल रिस्क tends to have less of an impact on markets already experiencing a general contraction or economic downturn। क्या बोल रहा है? कंट्री सपोज कॉन्ट्रैक्शन में, कॉन्ट्रैक्शन के बारे में हम लोग ने एपिसोड 1 में बोल चुके हैं, राइट। कॉन्ट्रैक्शन में मतलब सर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, जीडीपी कम है, सब कुछ खराब चल रहा है। वो टाइम में अगर इंटरनेशनल रिलेशंस भी खराब हो गए तो कहने से बैंड और बजेगा। ये बोल रहे हैं नहीं नहीं, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेस इंपैक्ट होगा। देखो, जियोपॉलिटिकल रिस्क टेंड्स टू हैव लेस ऑफ एन इम्पैक्ट ऑन मार्केट्स ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग अ जनरल कॉन्ट्रैक्शन और इकोनॉमिक डाउनटर्न। जबकि ऐसे रिसेशन के टाइम में, ऐसे डाउनटर्न के टाइम में अगर इंटरनेशनल रिलेशंस खराब हो गए तो और भी ज्यादा, बहुत ही सीवियर इंपैक्ट होगा उस कंट्री को, राइट। तो सी इज ऑल्सो रॉन्ग। इसका आंसर्स पढ़ा दो आपको। चलो लेट्स लेट्स रीड आउट द आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। देखो, although highly collaborative and globalized countries are, on balance, less likely to experience geopolitical risk because the political, economic, and financial cost of partners inflicting those risks are higher than less collaborative countries. फला 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 फला. The same interconnectedness may make them more vulnerable to geopolitical risk. वही चीज बात करके रखा हुआ है, ठीक है। मैंने इंट्यूटिव तरीके से समझा दिया, राइट। बी क्यों राइट आंसर है करके, एंड ए एंड सी क्यों रॉन्ग आंसर करके। इनफैक्ट सी इज ऑल्सो रॉन्ग। ओके। तो फिर मिस्टर ए देखना चाहेगा कि यार इंडिया और यूएस के बीच में रिलेशंस कैसे हैं। क्यों देखना चाहेगा? क्योंकि मिस्टर ए ने जो हेवी इन्वेस्टमेंट्स कर रखा है एक्सवाइजेड कंपनी के शेयर्स में, अगर कल के तारीख में कुछ भी रिलेशंस खराब होते हैं तो उसका सीधा का सीधा इम्पैक्ट एक्सवाइजेड कंपनी को आने वाला है, एंड उसका इम्पैक्ट शेयर प्राइस पे पड़ने वाला है, राइट। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि यार ये हमारे वाले एग्जाम्पल में इंडिया और यूएस के बीच का रिलेशन अच्छा हो। मिस्टर ए तो यही चाहेगा। एंड लास्टली, मिस्टर ये बोल रहा है कि यार कुछ पैसा ना म्यूचुअल फंड्स को भी दे देते। बहुत लोग ऐसे ही करते हैं कि यार ऑल्दो खुद को पैसा संभालने आ रहा है, कुछ
खुद संभालते हैं एंड कुछ म्यूचुअल फंड्स को दे देते हैं। बात है कि सर बहुत सारे म्यूचुअल फंड से किसको चूज करें? मिस्टर ए wants to invest some funds in mutual funds as well। सवाल क्या आ रहा है? Which mutual funds to choose? राइट, तो इसके ऊपर बहुत एक बढ़िया सा सम है, पेज नंबर 40 क्यूएम में, क्वेश्चन नंबर 8। राइट, अब एक सेकेंड, मैंने मार्किंग दिया है क्या? जो यहाँ पे हम लोग कर रहे थे, ये वाला पार्ट तो क्यूएम का है, ये वाला पार्ट कॉर्पोरेट इशूअर का है, ये वाला पार्ट इकोनॉमिक्स का है, इको, ये वाला पार्ट भी इकोनॉमिक्स का है, इको, और ये वाला पार्ट क्यूएम का है। राइट, क्वेश्चन नंबर 8 पेज 40 लिख चुका हूं मैं। लेट्स सी। Question number 8. An investor is evaluating the returns of a 3 recently formed ETF, exchange traded fund। अभी के लिए आप समझ लो यार 3 म्यूचुअल फंड्स का बात हो रहा है, राइट? ऑल्दो देयर इज अ difference, there is difference between mutual fund and ETF। अभी let us not divert। 3 ETF है, तीनों ETF का रिटर्न दिया हुआ है, लेकिन बात यह है ना कि यार रिटर्न आर नॉट कंपेरेबल। क्यों? जो ETF 1 है उसका 125 दिन का रिटर्न है, देके रखा हुआ है 4.25%। जो ETF 2 है उसका 8 वीक का रिटर्न देके रखा हुआ है, जो ETF 3 है उसका 16 मंथ्स का रिटर्न देके रखा हुआ है। अब यार इसके बेसिस पे मैं कैसे कंक्लूड करूं? रिटर्न्स आर नॉट कंपेरेबल, किसी का 125 दिन है, किसी का 8 हफ्ता है, किसी का 16 महीना है। तो यार रिटर्न्स को कंपेरेबल बनाने के लिए ये तीनों के तीनों रिटर्न्स को मेरे को एनुअलाइज करना होगा, राइट? इसमें गेम यही है, तीनों के तीनों रिटर्न्स को एनुअलाइज करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि एनुअलाइज्ड बेसिस पे किसका रिटर्न सबसे ज्यादा है। जिसका सबसे ज्यादा है उसी को चूज कर लेंगे, ठीक है? विच ETF हैज द हाईएस्ट एनुअलाइज रिटर्न। तो चलो अब अपने को एनुअलाइज बनाना है। तो मैं यहाँ पे, वैसे तो 3-4 तरीके हैं एनुअलाइज बनाने के, मैं यहाँ पे एक ऐसा तरीका देता हूँ जो सबको सूट करेगा। 4.25% है, कितना दिन का रिटर्न है? 125 डेज का। मेरे को तो साल का चाहिए, 365 डेज का चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसका फैक्टर बनाओ, 1.0425 टू द पावर। आपको कहाँ पे पहुंचना है? 365 दिन में पहुंचना है, तो न्यूमरेटर में आएगा 365 दिन टू द पावर 365 डिवाइड बाई कितने पीरियड का रिटर्न है ये? 125 डिवाइड बाय 125, राइट? जो भी आएगा -1 × 100। ऑब्वियसली अगस्त के कैंडिडेट्स आर इन अ बेटर पोजीशन टू रिलेट, तो कुछ नहीं करना है, जो भी पीरियड का आपको रिटर्न दिया उसका फैक्टर बनाओ टू द पावर। जहां पे आपको पहुंचना है वो न्यूमरेटर में, जो पीरियड का रिटर्न है वो डिनोमिनेटर में। तो लेट्स डू इट। 1.0425 y टू द पावर x 365 डिवाइड बाय 125 प्लस 1 × 100। तो ये आ रहा है 12.9229। तो मैं इसको 12.92% कर देता हूँ एनुअलाइज्ड बेसिस पर। एनुअलाइज्ड 12.92%, राइट? अब ETF 2 का जो 1.95% देके रखा है वो तो 8 वीक्स का है। तो सबसे पहले तो 1.95% का फैक्टर बना 1.0195 टू द पावर। पहुंचना कहाँ पे है? कितने वीक्स होते हैं पूरे साल में? पूरे साल में होते हैं 52 वीक्स, टू द पावर 52 डिवाइड बाई 8।
जो भी आया -1 एंड देन इंटू 100. लेट्स डू इट. 1.0195 y to the power x 52 डिवाइड बाई 8 -1 इंटू 100. तो ये आ रहा है 13.3749. मैं इसको कर रहा हूँ 13.37. जहां पे पहुंचना है वो न्यूमरेटर में, जो पीरियड का रिटर्न है वो डिनोमिनेटर में. ATF3 17.18% है, लेकिन 16 महीने का है. तो सबसे पहले तो इसका फैक्टर बनाओ. 17.18 का फैक्टर इज 1.1718 टू द पावर. कहां पे पहुंचना है? 12 मंथ्स. 12 में पहुंचना है ना, राइट. 365 डेज बोल लो, 52 वीक्स बोल लो, 12 मंथ्स बोल लो, तीनों मतलब तो सेम ही है, राइट. तो ये मंथ्स में दिया करके मैं मंथ्स में बात कर रहा हूँ. तो 1.1718 टू द पावर 12 डिवाइड बाई 16. जो भी आया -1 इंटू 100. लेट्स डू इट. 1.1718 y to the power x 12 divided by 16 -1 into 100. 12.626. तो मैं इसको ना 12 पॉइंट. अब ये तीनों के तीनों ETF के रिटर्न्स कंपेरेबल है क्योंकि मैंने हर एक को एनुअलाइज कर दिया है. तो बोलो एनुअलाइज बेसिस में किसने सबसे बढ़िया परफॉर्म किया है? सर ETF2. ETF2 इज द आंसर. ये था हमारा लास्ट पार्ट. इसका टाइटल ही रहेगा द लास्ट पार्ट. इसके आगे एज आई सेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग पे एक्सटेंसिवली फोकस करेंगे. होप मैंने ये 4 एपिसोड्स में एक पूरा का पूरा फील आपको दे दिया होगा, राइट. कि एंटायर करिकुलम कैसे इंटरकनेक्टेड है. होप आपको मजा आया होगा, राइट. डू वॉच इट इफ यू हैवंट. डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. एंड 1 अगस्त ऑनवर्ड से हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज पे फोकस करेंगे एंड उसको भी करीब एक 5-6 अगस्त तक रखेंगे. एंड उसके बाद आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, थोड़ा सा रिवाइज कीजिए एंड देन यू आर गुड टू गो फॉर योर एग्जाम्स. ठीक है. सो नीडलेस टू से, जो भी फ्रेश कैंडिडेट्स है जिनको CFA जर्नी स्टार्ट करना है, CFA लेवल 1, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है. यू कैन fill up the form to enroll with us. Hope you like the video. Thank you so much for watching. See you all soon. In fact, see you all from 1 August onwards. ठीक है. चलो, take care. Bye bye.